नमस्कार, टैक्स की बात में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ और ईएसआईसी क्या होता है और एक एम्प्लॉय को इनसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ये जानने में हमारी मदद करेंगे टैक्स एंड पेरोल कंसल्टेंट राजीव कुमार चतुर्वेदी जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। नमस्कार दीपिका जी। राजीव जी, ईएसआईसी क्या होता है और एक एम्प्लॉय को इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? ईएसआईसी बेसिकली एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड बोला जाता है इसको। इसमें जो मेन स्कीम चलती है, मैं आपको बता दूं, प्राइवेट सेक्टर के लिए, जैसे गवर्नमेंट में तो सभी कवर रहते हैं, उसमें जो भी उस ब्रैकेट के अंदर आते हैं, उस सैलरी ब्रैकेट के अंदर जो ईएसआईसी में कवर्ड है। प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है। उसमें ये है कि जैसे ही आपके हेड काउंट जो है, एम्प्लॉयज की हेड काउंट जो है आपकी 9 के ऊपर होती है, 9 प्लस जैसे ही आप जाते हैं, तो उसमें आपको ईएसआई का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। और ईएसआई का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको उसमें 9 प्लस एम्प्लॉय, और उसमें 9 प्लस एम्प्लॉय के साथ में उसमें एक सैलरी का ब्रैकेट भी दिया हुआ है कि जिनकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम है। प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो 21,000 रुपए या उससे कम है किसी की सैलरी, आपके जैसे सब ये 10 एम्प्लॉय हो गए हैं, तो 10 में से एक एम्प्लॉय की सैलरी आपकी 21,000 रुपए से कम है। टोटल सैलरी का मतलब है टोटल सैलरी इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस। टोटल सैलरी जो ग्रॉस सैलरी है उसकी 21,000 रुपए से अगर कम है, आपको ईएसआई का कवरेज लेना पड़ता है। अगर आपके एम्प्लॉय 15 है लेकिन कोई भी एम्प्लॉय आपका 21,000 से कम की सैलरी का नहीं है, तो फिर आपको ईएसआई की जरूरत नहीं पड़ती है। ईएसआई में जो सैलरी का ब्रैकेट उन्होंने 21,000 रुपए का दिया हुआ है। 21,000 रुपए से कम की जिनकी 21,000 या 21,000 रुपए से कम की जिनकी सैलरी है, तो उनकी सैलरी में से डिडक्शन होता है। एक पार्ट जो है उनका एम्प्लॉय का डिडक्शन होता है और एक पार्ट एम्प्लॉयर डिडक्शन करता है उसमें। और ये पैसा 15 तारीख से, नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख के अंदर आपको सरकार के खाते में जो ईएसआई का आपका कोड है, रजिस्ट्रेशन कोड, उसमें आपको जमा कराना पड़ता है। इसका प्रेजेंट जो कंट्रीब्यूशन आज की डेट में चल रहा है वो 4.5% टोटल आपको जमा 4% टोटल आपको जमा करना पड़ता है, जिसमें से 0.75% एम्प्लॉय का कटता है और 3.25% एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करके इसको जमा करना पड़ता है। राजीव जी, कुछ समय पहले सरकार ने ईएसआईसी में एक नया रूल लागू किया है। क्या उस रूल के आने से कोई नए बेनिफिट्स एक एम्प्लॉय को मिले हैं? ईएसआई में अभी पिछले 3 महीने 4 महीने पहले से एक नया रूल आया है, छोटा सा। पहले ये था कि जैसे मंथ एंड होने के बाद में हम ईएसआई में एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड करके करते थे जब पेरोल हमारा बनता था। अब ईएसआई में जिस एम्प्लॉय ने जैसे ही आपके यहाँ ज्वाइन किया हुआ, तो विद इन 10 डेज आपको डिपार्टमेंट में, उसकी ईएसआई डिपार्टमेंट में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देना होती है, तभी उसको उसका कवरेज मिल पाता है। जब तक आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक उसको उसका कवरेज नहीं मिलता है। ईएसआई में एक छोटा सा रूल ही आया है। ईएसआई में जो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अब जैसे ईएसआई के कोई हॉस्पिटल है और उसमें किसी पर्टिकुलर डिजीज का कोई इलाज नहीं होता है, समझिए अगर वो इक्विप नहीं है उस इलाज करने के लिए, वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या हायर हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। तो वहां आप जाके अपना इलाज कराइए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको कोई पैसा देना नहीं है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद में भी, चाहे आपका 1 रुपए का बिल आए या 1 लाख रुपए का बिल आए, तो पूरा का पूरा पैसा ईएसआईसी से हॉस्पिटल को पेमेंट होता है। और ये पूरा पेमेंट जो है, खाली आपका जो कंट्रीब्यूशन जाता है आपकी सैलरी का 0.75% आज की डेट में, उससे आपका जाता है। पहले 1.75% हुआ करता था कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, और 4.5% हुआ करता था एम्प्लॉयर का। अब वो घट के अपना 0.75% और 3.25% हो गया। टोटल कंट्रीब्यूशन 4% जाता है। ईएसआई में एक और छोटा सा रूल है कि जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी अप्रैल मंथ में 21,000 रुपए से कम थी, लेकिन मई मंथ में जाके उसकी सैलरी 21,500 रुपए हो जाती है, अब भी ईएसआई में आपको उसका अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का 6 मंथ का कंट्रीब्यूशन जमा कराना पड़ता है। ये एक उनका रूल है। ईएसआई में 6 मंथ का ब्रैकेट चलता है, अप्रैल से सितंबर तक का और अक्टूबर से मार्च तक का। अगर किसी भी इस इन बिटवीन, इस ब्रैकेट के बीच में किसी की सैलरी 21,000 को क्रॉस कर जाती है एम्प्लॉय की, जैसे इंक्रीमेंट हो गया, कुछ हो गया, तो सैलरी बढ़ गई उसकी, लेकिन फिर भी उसको अपने ब्रैकेट में 6 मंथ का कंट्रीब्यूशन उसको जमा कराना पड़ता है। ये एक रूल है। ईएसआई में एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि अगर आपकी काम करते समय में आपकी डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो आपको उसमें जो है पेंशन भी मिलती है, या कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो पेंशन भी मिलती है प्लस सैलरी भी मिलती है। पेंशन का क्वांटम मैक्सिमम जो है 15,000 रुपीज तक हो सकता है। मिनिमम क्वांटम जो है, जैसे उनका मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है, किस तरीके से है, तो उस हिसाब से आपको पेंशन भी मिलती है और सैलरी भी चलती रहती है। ये एक सबसे अच्छी बात है।
राजीव जी, पीएफ क्या होता है, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं? दीपिका जी, प्रोविडेंट फंड जो है एक सरकार की चलाई हुई स्कीम है। इसको हम हिंदुस्तान में एक सरल शब्दों में कहें तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम मानी जाती है। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम में ये है कि आप अपना जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं अपने इसमें प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, उसका आप रिटायरमेंट के बाद में आपको उसका पैसा एज ए पेंशन मिलता है, प्लस उसका विड्रॉवल भी मिलता है। प्रोविडेंट फंड में दो तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है। आज जो प्रेजेंट में जो रूल चल रहा है उसमें 12% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय को करना पड़ता है और 12% ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है उसमें। और पीएफ का जो इस समय रूल है वो बेसिक और डीए सैलरी अगर आपकी 15,000 या उससे कम है तो आप पीएफ में मैंडेटरीली आते हैं। और 15,000 रुपए से अगर ऊपर है आपकी बेसिक और डीए सैलरी मिला के, खाली ये दो कंपोनेंट बेसिक और डीए, अगर 15,000 से ऊपर है तो फिर आप मैंडेटरी में नहीं आते हैं, फिर आपका वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन आज जो सिनारियो चल रहा है उसमें चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर, जो अच्छे प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें सभी लोग पीएफ काटते हैं अपने एम्प्लॉय का, चाहे उसकी सैलरी कुछ भी हो। और प्रोविडेंट फंड के हिसाब से जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 15,000 की एक बेसिक उन्होंने कैपिंग करी हुई है। 50,000 से अगर कम है आपका तो आपको उसमें प्रोविडेंट फंड 12% आपको कंट्रीब्यूट करना है और 12% ही आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करना है। इसमें एक छोटा सा रूल ये है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन बचाने के लिए प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं कि चाहे उनकी बेसिक चाहे 25,000 रुपए हो किसी की भी, लेकिन वो प्रोविडेंट फंड की मिनिमम बेसिक 15,000 रुपए रखते हैं और उस पर 1,800 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन अपना जमा करते हैं। 1,800 ही रुपया जो है एम्प्लॉई से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई आप किसी रूल को वायलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोविडेंट फंड के हिसाब से जो मिनिमम बेसिक है वो मैक्सिमम बेसिक 15,000 रुपए मानी गई है। तो 15,000 रुपए पे भी अगर आप कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं, आपके बेसिक चाहे एम्प्लॉय की कितनी भी हो, तो भी वो आपको मान्य है, उसमें आपके लिए कोई भी लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। कुछ कंपनियां जो है कि जो एक्चुअल बेसिक होती है उसी के ऊपर काटते हैं। अगर एक्चुअल बेसिक के ऊपर भी आप काटना चाहते हैं तो वो भी काट सकते हैं। उससे एक फर्क खाली ये आता है कि एम्प्लॉय की टेक होम भी थोड़ी सी कम हो जाती है, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी उस प्रोविडेंट फंड में बढ़ जाता है, क्योंकि आपको इक्वली 12% कंट्रीब्यूट करना होगा। प्रोविडेंट फंड में एक और भी सिनारियो है कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि जैसे अगर कभी कभी ये होता है कि भाई एम्प्लॉय ने 15,000 रुपए की बेसिक मान के ही 1,800 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन जमा कराया है, 1,800 रुपए आपका कट रहा है और 1,800 रुपया ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें इसी सिनारियो में एक वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड का भी एक ऑप्शन होता है, जिसमें एम्प्लॉय अगर अपना ज्यादा प्रोविडेंट फंड कटवाना चाहे तो वो उसको कटवा सकता है अपना ज्यादा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ज्यादा कट जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वही 12% रहता है। और बेसिक का 100% तक आप अपना प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेसिक जैसे ये हो गया कि 12% तो आपका मैंडेटरी कट ही रहा है, जो रूल है पीएफ का। बेसिक का 88% जो रिमेनिंग रह गया वो भी आप पूरा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोविडेंट फंड में एज ए वीपीएफ, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड के रूप में ये कर सकते हैं। तो इसमें प्रोविडेंट फंड का जो रूल है, प्रोविडेंट फंड में रूल ये है कि जब आपकी एम्प्लॉय काउंट 20 को टच कर जाती है, मतलब 19 प्लस जैसे ही आप हो जाते हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन ही होता है, जैसे ईएसआईसी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आजकल कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है, सारी चीजें सरकार ने ऑनलाइन करी हुई है, डिजिटल इंडिया की तरह। तो सब चीज आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसका। प्रोविडेंट फंड में एक सबसे अच्छा रूल ये है कि जिस दिन आपकी हेड काउंट 20 को टच कर जाती है, उसी दिन से आपकी प्रोविडेंट फंड की एप्लीकेबिलिटी बन जाती है। आप ऐसा मान के चलिए जैसे मिड ऑफ द मंथ 19 तारीख को आपके यहाँ पे एम्प्लॉय किसी ने ज्वाइन किया और उसके ज्वाइन करने के बाद में आपकी हेड काउंट 20 हो जाती है, तो आपको जैसे ही मंथ एंड होता है आपको उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है और फॉलोइंग मंथ की 15 तारीख तक आपको उसका अपना रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में अपने जो ड्यूज हैं आपके प्रोविडेंट फंड के उसको जमा करना होता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी और लीगल इम्प्लीकेशंस आपको फेस करना पड़ता है। प्रोविडेंट फंड का जब हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करते हैं सरकार के पास में, तो हमारा जो चालान बनता है, चालान में डिफरेंट हेड्स होते हैं, डिफरेंट हेड्स के डिफरेंट जो है क्राइटेरिया है। जैसे उसमें जब हम अगर आप चालान देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें अकाउंट नंबर 1 होता है, अकाउंट नंबर 2 होता है, अकाउंट नंबर 10 होता है, अकाउंट नंबर 21 होता है और अकाउंट नंबर 22 होता है। इन 5 डिफरेंट अकाउंट में कंट्रीब्यूशन का पैसा जमा होता है। अब थोड़ा सा मैं और इसमें आपको बताना चाहूंगा जिससे लोगों को पता लगे कि अकाउंट नंबर 1 और 2 या डिफरेंट 10, 21, 22 क्या होते हैं, इस बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी देता हूँ। अकाउंट नंबर 1 जो होता है उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जाता है जो कि 12%।
एम्प्लॉयर जो 12% कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर का जो पोर्शन होता है 12% का, वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। एक पेंशन फंड होता है और एक कंट्रीब्यूशन फंड। कंट्रीब्यूशन फंड जो होता है उसमें पेंशन फंड जो होता है 8.33% होता है, और कंट्रीब्यूशन फंड जो होता है उनका वो होता है 3.67%। तो ये दो कंपोनेंट मिला के 12% का कंपोनेंट बनता है। अब इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन जाता है आपका, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो पेंशन फंड में जाता है वो 1250 रुपए। 1250 रुपए उस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है कि आपकी जैसे पीएफ के हिसाब से 15,000 रुपए की बेसिक है, उससे ऊपर आप पीएफ में बेसिक नहीं ले जा सकते हैं। 15,000 का 12% होता है 1,800 रुपए, और 1,800 का 8.67% जब आप निकालते हैं तो 1,250 रुपए आता है। इसलिए उन्होंने पेंशन फंड में फिक्स किया हुआ है कि अपर लिमिट जो है 1,250 है, उससे कम होगा तो कम जाएगा, 1,250 से ज्यादा नहीं जाएगा। उसका जो भी डिफरेंस होगा वो अकाउंट नंबर 1 में जाएगा। 3.67% प्लस जो एडिशनल आपका आ रहा है वो जुड़ के पूरा आपका अकाउंट नंबर 1 में जाएगा, जो कि एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर का शेयर प्लस डिफरेंस ऑफ पेंशन फंड, ये दोनों मिला के जाते हैं। अकाउंट नंबर जो 2 होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जाते हैं अपने अकाउंट नंबर 1 के, वो 0.5% है आज की डेट में। अकाउंट नंबर 10 आता है। अकाउंट नंबर 10 जो है अपना ईपीएस है, जो एम्प्लॉइज पेंशन फंड जो है, जो मैंने आपको जैसे बताया कि मैक्सिमम 1,250 रुपए जाता है या 8.33% हो जाता है आपका। इसी तरीके से अकाउंट नंबर 21 है। अकाउंट नंबर 21 जो है वो ईडीएलआई का है। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, प्रोविडेंट फंड के साथ में कनेक्टेड है, उसमें भी 0.5% जाता है आपका जमा। और अकाउंट नंबर 22 में इस समय कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं जाता है। पहले इसमें एक बहुत माइनर सा कॉन्ट्रीब्यूशन जाता था, अब इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जाता। तो इफेक्टिवली अभी 4 अकाउंट में ही प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन जमा होता है। राजीव जी, पीएफ अकाउंट में जो मनी डिपॉजिट होता है उस पर क्या इंटरेस्ट मिलता है और क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है? प्रोविडेंट फंड में एक सबसे अच्छी बात यह है, प्रोविडेंट फंड में जो भी आपका कंट्रीब्यूशन जमा होता है या उस पर जो भी कोई ब्याज मिलता है वो पूरा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल पूरा टैक्स से एग्जेम्प्ट है। अभी पिछले 2 सालों से एक नया रूल इसमें आया हुआ है कि अगर आप प्रोविडेंट फंड अपना विड्रॉ करते हैं और आपकी सर्विस लेंथ 5 साल से कम है, तो उस पे एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स लगता है। वो इनकम टैक्स काट के आपको टीडीएस कटने के बाद में आपको पेमेंट मिलता है। अगर आपकी 5 साल से ज्यादा की सर्विस हो गई है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आप विड्रॉ कर लीजिए, उस पैसे को जैसे मर्जी यूज कर लीजिए। उस पर ना तो इंटरेस्ट के ऊपर कोई उस पर टैक्स है और ना ही उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट के ऊपर कोई भी टैक्स है एट द टाइम ऑफ विड्रॉ। इसमें एक और मैं बताना चाहूंगा, जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रोविडेंट फंड में, वो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए जो अभी इंटरेस्ट रेट दिया गया है वो 8.65% है, और ये एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्रेडिट होता है। ये अभी कोविड की वजह से अभी फरवरी 2020 या मार्च 2020 में नहीं हो पाया था, इसको अभी डिक्लेयर किया गया कुछ ही समय पहले, और अब ये क्रेडिट होने शुरू हो रहे हैं। तो पिछले साल के अभी हो रहे हैं। करंट ईयर का अभी तक इन्होंने कोई भी रेट डिक्लेयर किया नहीं है। वैसे नॉर्मली ये रेट जो होता है साल के आखिरी में डिक्लेयर किया जाता है और तभी इसको अप्लाई करके और आपके क्रेडिट दिया जाता है आपके अकाउंट में। इसमें एक और चीज है कि जो प्रोविडेंट फंड का हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, प्रोविडेंट फंड का फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च से फरवरी तक चलता है। जैसे हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक का चलता है, प्रोविडेंट फंड का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च से फरवरी तक का चलता है, और उसी हिसाब से अपना साल को ये निर्धारित करके अपना इंटरेस्ट को क्रेडिट। राजीव जी, जब एक एम्प्लॉय अपनी जॉब चेंज करता है तो क्या उसे अपना पीएफ अकाउंट भी चेंज करना पड़ता है? नहीं, अभी सरकार ने 2013 से एक मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताना चाहूंगा इसमें कि यूएन का जो फैसिलिटी किया था इन्होंने दिसंबर 2013 के बाद, जिसने भी अपना जॉब शुरू करी है या जो जॉब में था ऑलरेडी, तो दिसंबर 2013 के बाद से सबको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दे दिया गया है बाय डिफॉल्ट। उसके पहले किसी का कोई यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है, वो अभी भी मैन्युअली विड्रॉल हो रहे हैं, मैन्युअली सारी प्रोसेस उनकी हो रही है। दिसंबर 2013 के बाद में गवर्नमेंट ने सबको यूएन नंबर प्रोवाइड कर दिया। यूएन है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर एक ही होता है, आप चाहे 10 जॉब चेंज कर लीजिएगा, लेकिन ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक ही होता है और इसी में आपका पैसा जमा होता है। प्रोविडेंट फंड के 2 अकाउंट चलते हैं। दीपिका जी, एक अच्छा सवाल आपने पूछा। प्रोविडेंट फंड के 2 अकाउंट चलते हैं नॉर्मली में, वो मैं आपको दोनों अकाउंट का एक डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे किसी भी जो भी एम्प्लॉयर होता है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, उस रजिस्ट्रेशन के साथ में उसको एक रजिस्ट्रेशन कोड अलॉट होता है प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट की तरफ से,
और उस रजिस्ट्रेशन कोड के हिसाब से उनके जितने भी मेंबर होते हैं उन सबको वो एक रजिस्ट्रेशन एक अकाउंट नंबर अलॉट करते हैं। ये उनका एक मेंबर का रजिस्टर होता है जो उनको मैंडेटरीली अपना अपडेट रखना पड़ता है और इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है अपने यहाँ पर। उसमें आपके जो एम्प्लॉय ने जिसने पहले आपके यहाँ ज्वाइन किया हुआ उसका नंबर 1 होगा और जिसने बाद में ज्वाइन किया हुआ उसको उसके बाद में उनको नंबर अलॉट होते चले जाते हैं जैसे जैसे एम्प्लॉय ज्वाइन करते जाते हैं। छोड़ के जाते हैं तो उनको एग्जिट दिखा दिया जाता है एग्जिट डेट के हिसाब से, लेकिन नंबर सीरियल नंबर इंटैक्ट रहता है, वो सीरियल ही चलता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही वो चलते हैं नंबर। ये एक तो हो गया कि आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर आपका एम्प्लॉय का हो गया, मतलब जो जिस आप कंपनी में कर रहे हैं उस कंपनी का नंबर हो गया। एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हो गया, वो आपका सेम रहता है, आप चाहे 10 जॉब जो चेंज कर लीजिए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका कभी चेंज नहीं होगा। और जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन आपका जमा होता है वो आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में होता है। तो जैसे आपने एक जॉब छोड़ दी है, दूसरी जॉब कर ली है, तो आप नेक्स्ट जॉब में जब वहां जाते हैं, वहां पर आपको एक फॉर्म भर के देना होता है। जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपकी कंपनी आपसे 2 फॉर्म भरवाती है प्रोविडेंट फंड्स के रिलेशन में। एक होता है फॉर्म नंबर 2 जो नॉमिनेशन का फॉर्म होता है। तो किसी भी इवेंचुअलिटी के केस में या कोई मिसहैपनिंग आपके साथ में हो जाती है तो आपके पैसे को कौन क्लेम करेगा? आप उसमें जो फॉर्म नंबर 2 में जो नॉमिनेशन डिक्लेयर करके देते हैं, वो बाय वे ऑफ नॉमिनेशन डिक्लेरेशन उनको वो पैसा मिल जाता है आपकी डेथ होने में या कोई मिसहैपनिंग आपके साथ हो जाती है वो केस में। एक फॉर्म नंबर 11 होता है जो आपको भर के देना होता है आप जब भी कोई नई जॉब ज्वाइन करते हैं। फॉर्म नंबर 11 में आपकी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस दी जाती है। बेसिकली आप ये डिक्लेयर, वो सेल्फ डिक्लेरेशन है जिसको आपको भर के अपनी कंपनी में देना होता है कि भाई मैं पहले आपके यहाँ ज्वाइन करने से पहले मैं कहाँ काम कर रहा था और जहाँ काम कर रहा था वहां पे मेरा प्रोविडेंट फंड कटता था कि नहीं कटता था, अगर कटता था तो मेरा ये वहां का यूएन नंबर और अकाउंट नंबर है, ये आपको डिक्लेरेशन करके देना होता है। तो उसी यूएन नंबर में आपका जो है कंट्रीब्यूशन नई कंपनी में जमा होता चला जाता है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप पीएफ अकाउंट को देखते हैं वहां पे, तो आपकी साइट में आपको 2 अकाउंट नंबर दिखेंगे, तो उसको आप खुद मर्ज कर सकते हैं। इसको मर्ज करने का बहुत ही साधारण सा तरीका है। पहले एक फॉर्म नंबर जब मैनुअल प्रोसेस हुआ करती थी तब एक फॉर्म नंबर 13 भर के देना पड़ता था प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास में, और वो उसको प्रोविडेंट फंड ऑफिस में जमा करा के आपके पुराने प्रोविडेंट फंड को अपने नए प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफर करा लेते थे। अब ये बड़ा आसान सा हो गया है, आपको खाली ऑनलाइन जाके वहां पे रिक्वेस्ट डालनी है। रिक्वेस्ट आप खुद डाल सकते हैं और इसको अप्रूव कराना पड़ता है। तो अप्रूव कराने के लिए आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर से या प्रीवियस एम्प्लॉयर से किसी से भी उसको अप्रूव करा सकते हैं और वो आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है आपके नए अकाउंट में। तो सारी चीजें एक ही जगह कंसोलिडेट हो जाती है। आप कभी भी देखेंगे तो पूरा पैसा आपको अपने यूएन नंबर में एक ही जगह दिखाई दे जाएगा, पुराना भी और नया भी। राजीव जी, अगर कोई एम्प्लॉय अपने पीएफ अकाउंट से मैच्योरिटी से पहले मनी विड्रॉ कर लेता है तो उससे उसको क्या नुकसान होता है? देखिए, जो पैसा आप विड्रॉ कर लेंगे उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। जो रिमेनिंग बैलेंस आपका प्रोविडेंट फंड के साथ में रह जाएगा उस पे ही आपको ब्याज मिलेगी। अब आप अपनी यूटिलिटी के हिसाब से, बहुत से लोग करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो अक्सर लोग कर लेते हैं कि घर में कोई शादी हुई या अपना मकान बनवाना हुआ उनको, कुछ अपना या अपना कोई इलनेस हो गई किसी की, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा लिया। तो 2-3 कंडीशन है जिसमें आप पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हो और बहुत आसानी से पैसा मिल भी जाता है। आजकल तो सब चीज ऑनलाइन हो गई है, आपको एक पेज का फॉर्म भर के जमा करना होता है ऑनलाइन, विद इन 7 टू 15 डेज आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, निश्चित तौर पे कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो यूटिलिटी दिखा के आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो जेन्युइन होना चाहिए, उसमें कोई हेर फेर नहीं। हालांकि अब लोग विड्रॉ करते समय कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट को पूरी अथॉरिटी है कि वो चाहें तो आपको उसको इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, आपको वेरीफाई भी कर सकते हैं आपके पास आके कि आपने जिस पर्पज से पैसा लिया है उसका यूटिलाइजेशन उस पर्पज में किया है कि नहीं। लेकिन हाँ, पैसा आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं है आपके लिए। राजीव जी, क्या कोई और अन्य जानकारी है पीएफ और ईएसआई से जुड़ी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल देना चाहूंगा। इसमें एक सबसे अच्छी चीज ये है प्रोविडेंट फंड में कि न करे भगवान की कभी कोई मिसहैपनिंग आपके साथ में हो जाए। अगर कोई मिसहैपनिंग आपके साथ में हो जाती है तो मैक्सिमम अप टू 6 लाख रुपीस तक प्रोविडेंट फंड की तरफ से आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपकी मिनिमम सर्विस लेंथ 36 मंथ की होना चाहिए, मतलब 36 मंथ तक मिनिमम आपने कॉन्ट्रीब्यूशन जमा किया हो, तो आपको मैक्सिमम अप टू 6 लाख रुपीस प्रोविडेंट फंड से मिलता है। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है कि और बाकी जो आपका जमा है पैसा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा डेथ बेनिफिट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो प्रोविडेंट फंड से 6 लाख रुपए मैक्सिमम तक आपको डेथ बेनिफिट भी मिलता है वहां पे। सरकार की तरफ से अभी एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली गई है, मतलब प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर में जो कि एम्प्लॉयर लोग बचना चाहते हैं प्रोविडेंट फंड देने से, उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने अभी निकाली है। ये स्कीम अभी दिसंबर 2020 में ही निकली है और ये इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2020 से उन्होंने किया है, पिछले 2 महीने पहले से किया हुआ है इसमें एक इतनी अच्छी बात सरकार ने कही हुई है कि जो भी कंट्रीब्यूशन है पूरा 24%, 12% एम्प्लॉय का और 12% एम्प्लॉयर का, वो सरकार ने गारंटी ली है कि हम उस कंट्रीब्यूशन को जमा करेंगे अपने पास से, आप मेंबर बढ़ाइए। तो उसमें एक जो कंडीशन उन्होंने दी है कि अगर आपके हेड काउंट 50 तक है, तो मिनिमम आपको 2 एम्प्लॉय आपको दिखाना पड़ेंगे एज ए न्यू ज्वाइनिंग, और जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा सरकार देगी, पूरा 24%। 50 से लेकर के अगर हर 1,000 तक आपकी हेड काउंट है, तो आपका अगर मिनिमम 6 एम्प्लॉय तक भी आप भर्ती करते हैं, मिनिमम 6 एम्प्लॉय आपको भर्ती करना पड़ेंगे, मैक्सिमम आपके कितने भी हो सकते हैं, तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन 2 साल तक सरकार देगी। और इसमें ये स्कीम जो है जून 2021 तक है, मतलब अक्टूबर 2020 से लेकर के जून 2021 तक किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई ज्वाइनिंग होती है नई, तो वो आपको एम्प्लॉयर जो है ऑफर करता है कि भाई मैंने 2 ज्वाइन कर लिए, 5 ज्वाइन कर लिए, तो उसका पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार देगी अगले 2 साल तक, डेट ऑफ ज्वाइन करने के 2 साल तक। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत से लोगों को इसमें कवरेज आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग अपने ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाए, कंट्रीब्यूशन सरकार से वसूलें और 2 साल बाद फिर खुद भरें इस कंट्रीब्यूशन। राजीव जी, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ फाउंडर इंडिया चैनल पर। धन्यवाद।